हेलो एवरीवन। दो देशों के बीच कल्चरल, पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस को एकेडमिक टर्म्स में इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। लेकिन जब हम बात इंडिया और चाइना की करते हैं तो ये सिर्फ दो देश नहीं रह जाते, ये दोनों दो सिविलाइजेशंस हैं और इनके बीच एक्सचेंजेस के एविडेंसेस तो हिस्ट्री के शुरुआत से ही मौजूद हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म से भी पहले शांगशु सिविलाइजेशन और एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन में भाषा के एक्सचेंजेस के काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को जहां संस्कृत में अनामिका कहते हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है नेमलेस, वहीं उसको चाइनीज में वुमिंग शी बोलते हैं और उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नेमलेस ही होता है। काफ़ी सारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर्स में भी चिनाज वर्ड का यूज़ किया गया है। इस वर्ड का मतलब होता है चाइनीज पीपल और इन लिटरेचर में सबसे फेमस है महाभारत। महाभारत में भी चाइना के ट्राइब का जिक्र किया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी चाइनीज सिल्क को चिनम सुका बोला गया है और चाइनीज सिल्क बंडल को चिनापट्टा। ठीक ऐसे ही चाइना के महान हिस्टोरियंस जांग और सिमा कियान ने भी सिंधु वर्ड का रेफरेंस दिया है, जिसका मतलब संस्कृत के सिंधु से है। और फिर हमने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में अशोका के बारे में तो पढ़ा ही है। अशोका के बुद्धिज्म का प्रचार करने से इन दोनों सिविलाइजेशंस में और भी करीबियां आ गई थी। साथ ही एम्परर कनिष्क ने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और पिलग्रिम्स के लिए सिल्क रूट शुरू करवाया था और उस सिल्क रूट का जिक्र आज चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी देखने को मिलता है। 5th सेंचुरी के बाद से ही काफ़ी सारे चाइनीज पिलग्रिम्स ने भी इंडिया आना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे फेमस हैं फाहे और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया आए थे और उन्होंने अपनी बुक CU की, जिसको रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें इंडिया का काफ़ी डिटेल में जिक्र किया है। और इसके बाद से ही काफ़ी सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने भी इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना आना शुरू कर दिया था। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने अपने एंशिएंट साइंटिफिक लिटरेचर को भी काफ़ी शेयर किया है। जैसे कि प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को चाइनीज़ बुक के युआन जांगजिंग में ट्रांसलेट किया गया है। इन दोनों सिविलाइजेशंस के ये रिलेशंस सिर्फ ट्रेड, एजुकेशन या लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों की माइथोलॉजीज़ में भी काफ़ी समानताएं हैं। दोनों की माइथोलॉजी में गॉड का कॉन्सेप्ट काफ़ी सेम है। दोनों जगह गॉड को किसी एक आइडेंटिटी से नहीं जोड़ा गया है और उनके बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि किसी एक इंसान या जानवर में गॉड या भगवान के होने का जिक्र दोनों ही माइथोलॉजीज़ में मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है गरुड़ भगवान, जहाँ इंडियन माइथोलॉजी में गरुड़ भगवान को आधे इंसान और आधे पक्षी के रूप में दिखाया गया है। ठीक ऐसे ही एक भगवान का जिक्र चाइनीज़ माइथोलॉजी में भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत पुराने हैं और इस लिंक को समझने के लिए हमें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जानना ज़रूरी है और करंट की सिचुएशन देखते हुए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा नाम है अर्पित और मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में आपके साथ इसी कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरिक रिलेशनशिप्स होने के बाद भी इंडिया और चाइना के बीच दोस्ती और दुश्मनी का दौर चलता ही रहता है। हम देखेंगे कि कैसे करंट सिचुएशन किन फैक्ट्स पर और कैसे निर्भर करती है और इसका बैकग्राउंड क्या है। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड और ये हैं सिंप्लीफाइड इंडिया चाइना रिलेशन।